आज का जो लेक्चर है दैट इज ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग से पहले हम उसी प्रॉब्लम की रिकर्सिव फॉर्मुलेशन बनाएंगे, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए भी हमें रिकर्सिव फॉर्मुलेशन बनानी पड़ती है। डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए भी हमें रिकर्सिव फॉर्मुलेशन बनानी पड़ती है। आप बेटा इधर आ जाओ, राइट पे आ जाओ। और शिफा नहीं, इधर आ जाओ, शिफा इधर आ जाओ ताकि मैं सामने ही देख सकूं, इस तरह से कैमरे की तरफ देखता रहूंगा। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक अहम मॉड्यूल बहरहाल रिकर्जन है, और रिकर्जन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को सबसे पहले हम उसका रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद फिर हम उसके अंदर मेमोराइजेशन ऐड करेंगे, जिससे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल से पॉलिनोमियल हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको लेक्चर के शुरू में, जब हमारे फर्स्ट लेक्चर्स में बताया था कि एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिदम जब हमने सुपर कंप्यूटर पे चलाया, यानी फैक्टोरियल निकालना था, और वो एल्गोरिदम एक्सपोनेंशियल टाइम लेता था, और हमने उसको दुनिया के बहुत महंगे सुपर कंप्यूटर पे चलाया, 1000 गीगाहर्ट्ज का कंप्यूटर था। उस पे हमने n की वैल्यू सिर्फ 30 ली, तो इट टेक्स हाउ मच टाइम इट टुक 32 बिलियन ईयर्स। और वही फैक्टोरियल की प्रॉब्लम जब किसी एफिशिएंट प्रॉब्लम प्रोग्रामर ने लिखा, और वो पॉलिनोमियल टाइम में लिखा, n स्क्वायर टाइम में लिखा, और हमने n इज इक्वल टू 30 का फैक्टोरियल निकालने के लिए चलाया, और हमने दुनिया का बहुत ही पुराना कंप्यूटर लिया, पेंटियम 1, जो आजकल लोग यूज भी नहीं करते, फेंक देते हैं, जो आजकल फ्री में भी मिल जाता है, 2000 रुपए 1000 रुपए में भी मिल जाता है, और शायद अब कुछ अर्से बाद लोग उसको म्यूजियम में रखवा दें। ये एक जमाना था जब लोग यूज करते थे। उस कंप्यूटर पे 500 मेगाहर्ट्ज के कंप्यूटर पे उसने लेस देन अ सेकंड में उसको कंप्यूट कर दिया। तो बुनियादी तौर पर एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम्स मशीन्स पर चलने के लिए कंप्यूटेबल नहीं है। मशीन्स पर कंप्यूट करने में उन्हें बहुत टाइम लगता है, दे आर नॉट कंप्यूटेबल। तो हम क्या चाहते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो एक्सपोनेंशियल आ रही है उसको पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट कर सकता है। सो दिस इज फिबोनाची सीरीज। और इसकी फिबोनाची सीरीज कैसे मिलती है, ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में इसकी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन बनाई थी। फिबोनाची सीरीज में हमारे पास पहले दो नंबर बेस कंडीशंस के होते हैं। These first two numbers are the base condition, 0 and 1. और जो थर्ड नंबर है, this is obtained by adding the first two numbers. So 0 plus 1 is 1, और फिर 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 3 is 8। तो हमारे पास अगर मैं कहूं कि तीसरा नंबर कैसे आया, सेकंड और फर्स्ट नंबर, जी सीरीज ऑफ 1 प्लस सीरीज ऑफ 2, यानी पहले नंबर और दूसरे नंबर को ऐड करके हमारे पास 4 5 6 सेवंथ नंबर कैसे आया, 8। ये जो 8 है, दिस इज द सेवंथ नंबर ऑफ द सीरीज, दिस 8 इज द सेवंथ नंबर ऑफ द सीरीज। तो ये सेवंथ नंबर ऑफ द सीरीज 8, ये कैसे आया, आपको बता सकता है? यस मैम, सीरीज ऑफ 6 प्लस सीरीज ऑफ 5। सीरीज ऑफ 6 के अंदर 5 पड़ा हुआ है, और सीरीज ऑफ 5 के अंदर यानी कि जो पांचवा नंबर है 3 है, तो 5 प्लस 3 इज 8। तो सेवंथ नंबर निकालने के लिए हमने सिक्स्थ नंबर और फिफ्थ नंबर को ऐड किया। अच्छा, अब हमारे पास ये सिक्स्थ नंबर कैसे आया, कोई बता सकता है? अजीम अब्बास, आप बताइए। सर इससे पिछली दो वैल्यूज को हमने ऐड किया, 5 और 3 को। सो 5 कैसे आया? 5 आया था उसी पिछली दो वैल्यूज को ऐड करने से। पिछली दो वैल्यूज को ऐड करके 3 प्लस 2 इज 5,
यस सर। 3 और 2 को ऐड किया तो 5 आ गया। सिमिलरली ये 3 कैसे आया? दिस इज द 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर ऑफ द सीरीज। ये 3 कैसे आया? कौन बताएगा? मोहम्मद अदनान जफर भट्टी साहब, सर अजीम 1 अब्बास, + 2। आप बता दीजिए जी, बताइए सर भट्टी उससे साहब पहले, बताइए। सॉरी 1 + 2। जी, अजीम अब्बास आप बता दें। सर उससे पहले दो वैल्यूज को ऐड करने से, 1 और 2 पहली को। दो वैल्यूज को ऐड करके थर्ड और फोर्थ को। ये फोर्थ नंबर और थर्ड नंबर को ऐड किया, 2 + 1 = 3। अच्छा, तो ये जो चौथा नंबर है, फोर्थ नंबर, ये कैसे आया? कौन बताएगा? यस सफा। थर्ड एंड सेकंड, ये दो नंबर्स को ऐड किया एंड गॉट 1 + 1 = 2। और ये 1 कैसे आया? कौन बताएगा? यू। 0 + 1 पहले दो नंबर्स को ऐड करके। और ये जो सेकंड नंबर है, ये कहां से आया? रेज योर हैंड फॉर यू स्पीक। ये फर्स्ट सेकंड नंबर कैसे आया? रेज योर हैंड फॉर यू स्पीक। शिफा, इट्स अ बेस कंडीशन। सिंपल आंसर। उसामा कमर, यस, यस सर, बेस कंडीशन है। इट्स अ बेस कंडीशन। अच्छा, ये जो पहला नंबर है 0, ये कैसे आया? पहला नंबर 0 कैसे आया? शिफा, इट्स अ बेस कंडीशन, करेक्ट आंसर। सो अगर हम इसको गौर करें तो वी रियलाइज that Fibonacci of n is equal to Fibonacci of n-1 plus Fibonacci of n-2। और ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये हम पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। Fibonacci of n equals Fibonacci of n-1 plus Fibonacci of n-2। सिंपल। Base condition is Fibonacci of 1 = 0, Fibonacci of 2 = 1। सिंपल। तो अगर आपसे कहा जाए Fibonacci of 4 का रिकर्जन ट्री बना दें, तो जल्दी से बना दें। हरियम गाइस, Fibonacci of 4 का रिकर्जन ट्री बनाएं। हरियम गाइस, make the recursion tree of Fibonacci of 4। ये लास्ट टाइम भी हमने बनाया था। इट्स वेरी सिंपल। So Fibonacci of 4 is Fibonacci of 2 plus, and Fibonacci of 2 is Fibonacci 1, and Fibonacci of 3 is Fibonacci of 2, Fibonacci 1 plus 2, and Fibonacci of 1 is 0, and Fibonacci of 2 is, और यहां पर भी प्लस आएगा बीच में। तो बल्कि अब हम वैल्यूज को, इफ वी पुट इट
if we send the values upwards, what to do? ये हमारा जो है वो 0 पर गया, तो 5/1 की जगह क्या आ जाएगा 0, और ये हमारा 1 ऊपर गया, 5/2 की जगह क्या आ जाएगा 1. 0 plus 1 is 1. So हमारे पास ये वैल्यू हमारी इधर गई and I get 1. And then ये 1 इधर आया और इस 5/2 की जगह पर आ जाएगा 1. So 1 plus 1 is 2. So ये ऊपर चला जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, and 5/4 is actually 2. That is true. So this is the recursive formulation, recursion tree. इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस? ओके, सो फार वी आर गोइंग गुड. एंड नाउ वी हैव pseudocode. So enter n, choose output this, input n, result is equal to 5/n. सेम सूडो कोड लिखने का तरीका वही है कि आप इसका सूडो कोड लिख दें और रेकरेंस रिलेशन जो है वो टेम्प इज इक्वल टू में ये राइट वाली रेकरेंस रिलेशन आ जाएगी. बिल्कुल वही तरीका है. तो राइट द सूडो कोड. ऑल ऑफ यू शुड डू दैट. जो पिछले कई लेक्चर्स से हम करते आ रहे हैं बिल्कुल वही तरीका है. वही कोड की एक लाइन मॉडिफाई हो जाएगी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन के लिए और एक लाइन मॉडिफाई हो जाएगी बेस कंडीशन के लिए. अगर n तो आप में इफ भी दो ही आएगा. इफ n equals 1 रिटर्न 0, इफ n equals 2 रिटर्न 1. और ये भी कर सकते हैं इफ n equals 1 और n equals 2 रिटर्न n-1. दो बेस कंडीशन, आप दो इफ लगा दें, नो प्रॉब्लम. इफ टेक 2 minutes, ऑल ऑफ यू जो मुझे सुन रहे हैं उनको चाहिए कि वो इसको एक बार प्रैक्टिस करें. याद रखें कि जितना एल्गोरिथम इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और ये करने से ज्यादा आती है. जितना ज्यादा आप इसको करेंगे उतना ज्यादा आएगी. जितना ज्यादा आप इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको ज्यादा आएगी और उतना ज्यादा समझ आएगी. सो डू इट योरसेल्फ. तरीका वही है, सिर्फ कोड की 2 लाइनें चेंज करनी है एंड द रेस्ट गोज फाइन. ओके, सो दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन. आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि इफ n equals 1 return 0, else if n equals 2 return 1, या यूं भी लिख सकते हैं if n less than equal to 2 return n-1. सिंपल. else टेम्प तो हम हमेशा लिखते ही थे, इज इक्वल टू क्या लिखा
व्हाट इज दिस? फिबोनाची ऑफ n minus 1 plus फिबोनाची ऑफ n minus 2 कहां से आया? यस शिफा, रिकर्सिव फॉर्मूलेशन की राइट हैंड साइड जो है वो क्या है? फिबोनाची ऑफ n minus 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n minus 2। ये अगर रिकर्सिव फॉर्मूलेशन की राइट हैंड साइड है, इसको अगर आप इस पे लिख देंगे फिबोनाची ऑफ n minus 1 प्लस फिबोनाची ऑफ n minus 2, तो आपका सूडो कोड कंप्लीट हो जाएगा। इट्स सो सिंपल। यही पैटर्न हम पिछले इतनी सारी एग्जांपल्स की हैं उसमें करते आ रहे हैं, और जो असाइनमेंट में आपके 15 सवाल है या कम से कम 12-15 सवाल है रिकर्जन के, उसमें आपने यही पैटर्न फॉलो करना है। सो इन जनरल रिकर्जन का सूडो कोड या कोड लिखना अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। यहां तक सही है? So far we are going fine so far, right? Okay, so let's move a bit forward. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर मैं इसका रिकर्जन ट्री देखूं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? दिस इज द रेकरेंस रिलेशन tn is equal to tn minus 1 plus tn minus 2 plus c. This is the recurrence relation tn is equal to tn minus 1 plus tn minus 2 plus c. इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक तरीका तो ये है कि मैं tn minus 1 की वैल्यू पुट करूं और tn minus 2 की वैल्यू पुट करूं, तो फिर क्या होगा? इक्वेशन में 4 आ जाएंगे, और फिर उन चारों की पुट करूंगा तो 8 आ जाएंगे, फिर 16। तो वो इक्वेशन इतनी बड़ी हो जाएगी कि इट वुड बी सो बिग दैट इट वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व। सो इसका आसान तरीका क्या है कि हम इसको पहले बिगो निकालते हैं और फिर इसका ओमेगा निकाल लेते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी डालने से हमें कुछ फायदा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इनइक्वालिटी डालूं कि tn minus 1 को एज इट इज लिख दूं और t प्लस c को भी एज इट इज लिख दूं, लेकिन tn minus 2 की बजाय tn minus 1 लिख दूं इधर, tn minus 2 ज्यादा बड़ी रकम है या tn minus 1? इससे सिर्फ 1 माइनस हो रहा है और इससे 2 माइनस हो रहा है, तो ये बड़ी हुई, जिससे माइनस कम हो रहा है वो बड़ी हुई। ठीक है, लेट्स से आप दोनों के पास 100 रुपया हो, और मैं कहूँ कि आपके पास 1 रुपया निकाल लो मैं और आपके पास से 2 रुपए ले लो मैं, तो पैसे किसके पास ज्यादा होंगे? आपके पास। तो tn minus 1 ये बड़ी रकम हुई tn minus 2 से, और बाकी सारी रकमें तो एक जैसी हैं। इसका मतलब है ये पूरी की पूरी इससे बड़ी हो जाएगी, ऐसे ही है? ये पूरी की पूरी यानी tn minus 1 plus tn minus 1 plus c is greater than this, ये मैं लिख सकता हूँ। इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2tn minus 1 plus c। जरा इन दोनों को ऐड कर दो। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर इसको मैं समझूं x है, ये भी x है, तो x plus x is 2x। tn minus 1 plus tn minus 1 is 2 tn minus 1, it's so simple, plus c। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट करते जाएं, tn is less than equal to 2 tn minus 1 plus c। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? tn minus 1 की वैल्यू अब क्या होगी? अगर tn इसके बराबर है तो tn minus 1 किसके बराबर होगा? 2 tn minus 2 plus c के। तो tn minus 1 की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। Take 2 minutes to solve this. Take 3 minutes to solve it yourself. All of you should do that. और इसका आंसर निकालें और मुझे व्हाट्सएप करें। हरी अप। याद रखिए इसी में से आपका क्विज हो जाएगा अभी, तो बी केयरफुल। हरी अप गाइस। हरी अप गाइस, टाइम बहुत कम है। इसकी वैल्यू को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे
2Tn-1 की वैल्यू को, क्या वैल्यू आएगी इधर? 2Tn-2 यहां पर आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर Tn-2 प्लस c। यहां तक सही है? ये स्टेप समझ आ गया ना? ये वही स्टेप है जो आप अभी करने लगे थे। Yes, yes. Okay, so what I did is, we put the value Tn-1, Tn-1 की जगह पर हमने 2Tn-2 प्लस c पुट कर दिया। तो ये Tn-1 इक्वेशन नंबर 2 में Tn-1 को रिप्लेस कर दिया 2Tn-2 से, और ये मैं कर सकता हूं, ऐसे ही है ना? I can do that। और ये हो गया 2 स्क्वायर Tn-2 प्लस c। Tn-2 is less than equal to 2Tn-3 plus c. Put the value of Tn-2 in equation 3. तो आप Tn-2 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दें। हरियम गाइस, लेकिन इसको अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि क्विज आपका इसी में से होने लगा है। ये आपको हिंट है, और वो तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो जूम पर हैं चाहे यूट्यूब पे होंगे, वो भी इस क्विज में शामिल हो, इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। हरियम गाइस। Put value of T-1. What is the value of T-1? This 2Tn-2 plus c. This is the value of Tn-1. Put value of Tn-1 means put this where? In equation 2. Where? Instead of Tn-1. Tn-1 की जगह पर 2Tn-1 plus c डाल दो। तो ये जो इसका 2 है ये ऐसे ही आ गया। Tn-1 की जगह उसकी वैल्यू 2Tn-2 प्लस c आ गई, जो कि यहां से आई है, और ये c इक्वेशन 2 का एज इट इज आ गया। आ गया 2 into 2Tn-2 plus c, which is 2 square Tn-2 plus c। सिंपल। अब Tn-2 किसके बराबर होगा? अगर Tn अगर बराबर है 2Tn-1 प्लस c के, तो Tn-2 किसके बराबर होगा? 2Tn-3 प्लस c के। अब Tn-2 जो यहां पड़ा हुआ है, इसको इसकी जगह ये पुट कर दो। यहां से अगर Tn 2Tn-1 है, तो अगर मैं इस n की जगह n-1 लिख दूं, यहां पर क्या आ जाएगा? n-1 का मतलब n-1 इज -2 प्लस c, ऐसे रहेगा। सब n चेंज कर रहे हैं ना, तो अगर मैं n की जगह, यहाँ पे n था ना, यहाँ पे n-1 कर दूंगा, तो यहाँ पर n-1 की जगह n-2 हो जाएगा। बस वही है। Simply change the n. It's simple. It's very simple. Okay, take 1 minute to discuss with each other, ताकि आपस में समझ लें आप।
मोहम्मद अदनान जफर भट्टी, क्या सवाल है? सर ये दूसरा जो सी आया है प्लस सी उस इक्वेशन नंबर 3 में दोबारा वो बताइए। जो सेकंड प्लस सी कांस्टेंट है वो जो कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई किया है उसकी वजह से आया। इक्वेशन के अंदर क्योंकि प्लस सी मौजूद है और क्योंकि यहाँ पर एडिशन हो रही थी तो इसलिए कांस्टेंट आएगा। सर सेकंड जो सी था इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन आप नंबर किस 3 इक्वेशन सर, की बात कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 सर। इक्वेशन थ्री, जस्ट वेट। मैं इसका स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ ताकि आवाज क्लियर आ सके। जी, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर टी एन माइनस टू प्लस सी आ रहा है, आप बताइए क्या मतलब है? सर सेकंड जो सी है प्लस सी, दो सी लगे हुए हैं, एक तो यस, पहले से आर, दूसरा इसलिए लगा कि अंदर जो टू मल्टीप्लाई हुआ। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय सी इज 2c which is also c. Anything multiplied by c is c. तो यहाँ पर आप इसको 2c भी लिख सकते हैं और 2c is equal to c1 भी लिख सकते हैं और इसको c भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है जी। ओके। जी अदनान, जी सर, ठीक। क्लियर हो गई बात? यस सर। ओके। इसको आगे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, कंप्लीट करें इसको। अजीम अब्बास, यस सर। सर इसमें पहले जो टू है वो दो बार मल्टीप्लाई होने से टू स्क्वायर आया था, तो अब टू इक्वेशन थ्री में दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो टू क्यूब होगा ना सर? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 स्क्वायर। जी सर, अब दोबारा टू मल्टीप्लाई हो रहा है न्यू इक्वेशन में, इक्वेशन थ्री में, आगे तो जब टू क्यूब आएगा। टी एन माइनस थ्री की वैल्यू डालेंगे तो 2 क्यूब हो जाएगा। जी सर, सॉल्व कर लिया सर इसे। और लास्ट में जो कांस्टेंट तीन बार आ रहा है उसको एक बार लिख सकते हैं या तीन बार ही लिखना है? सॉरी, सर जो कांस्टेंट जो सी है ना वो तीन बार आ रहा है, तो उसको हम एक बार भी लिख सकते हैं? उसको 3 बार लिखें। ठीक है सर, वो लिख लिया सर, आंसर आ गया। आगे चलते जाए जब तक कि टी जीरो नहीं हो जाता। So if you solve it, if you go over the next step, so what is the answer for the next step? Next step में क्या सर होगा? This will be Tn is less than equal to 2 square 2 into Tn minus 3 plus c plus c plus c. So it is 2 cube Tn minus 3 plus c plus c plus 3. And if we keep on solving it, we जब तक t जीरो नहीं हो जाता, यानी Tn minus n नहीं हो जाता। अब अगर मैं यहाँ पर t जीरो लिखता हूँ, t जीरो का क्या मतलब है? n minus n, n minus n is जीरो। अगर n minus 3 था तो यहाँ पर 3 c थे और 2 की पावर 3 थी। अगर n minus 2 था तो यहाँ पे 2 c थे और 2 की पावर 2 थी। अगर n minus n है तो यहाँ पर c कितने हैं? n, और 2 की पावर क्या है? n। t0 is 1। t0 का मतलब है बेस कंडीशन।
So is the constant. So इसका जवाब क्या आएगा? कौन बताएगा? इसका जवाब क्या आएगा? कौन बताएगा? इसका जवाब आएगा 2 raised to power n plus cn. 2 raised to power n plus cn belongs to big O of what? 2 raised to power n plus cn belongs to big O of what? 2 raised to power n is the bigger term plus cn which is the smaller term. Azim Abbas बताइए. सॉरी सर, नहीं पता इसका। अदनान जफर भट्टी आपने हाथ खड़ा किया हुआ है. सर 2 की पावर n, बिग O ऑफ 2 की पावर n। The answer will be big O of 2 power n. The answer will be big O of 2 power n. And simple answer. Okay, अब इसका हमने ओमेगा निकालना है. ओमेगा निकालने का पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ. Tn is equal to Tn minus 1 plus Tn minus 2 is greater than equal to, यहाँ पर n minus 1 को छोटी टर्म से रिप्लेस करेंगे तो इट विल बी Tn minus 2. यहाँ पर आ जाएगा 2 into Tn minus 2 plus C. अब इसको बाकी को सॉल्व करें, पिक्चर लें और मूडल पे क्विज नंबर 3 में जमा करवा दें. सॉरी सर, दोबारा बताना इसको। इसका ओमेगा निकालना है, दैट्स इट. और टी की वैल्यू 0 करने तक। यस यस, जब तक कि t की वैल्यू 0 नहीं हो जाती. दैट्स ट्रू. Unless the t becomes 0, you find it out. आपके पास टोटल 5 minutes है, not more than 5 minutes. Solve it and submit it. Okay, then don't do it. Those who are in this class, you got 5 minutes. And submit. You got 5 minutes for the quiz, not more than that, guys. Take the picture, find the omega, take the picture, and submit on LMS.
3 more minutes. Before you can try, you don't need to submit. Just give it a shot. सर आप इसका सोल्यूशन देंगे? जी बिल्कुल, जैसे ही क्विज खत्म होगा सॉल्यूशन मिल जाएगा। Three more सर ये minutes. सबमिट किधर करवाना है? सर सबमिट किधर करवाना है? Moodle पे सबमिशन क्विज नंबर 3। तो हमने क्विज 2 जो था वो दोबारा लिया था ना शिफा? क्विज 2 हमने इस क्लास में दोबारा लिया था और इस फॉर W2 सेक्शन, W1 सॉरी। ओके, 1 more minute. सर 2 मिनट्स दे दें, पिक्चर लेगा सर टाइम लगता है थोड़ा। ओके, जो लोग मुझे सुन रहे हैं either on Zoom or on YouTube, please do this quiz. जितना आप इसको करेंगे उतना आपको समझ बेहतर आएगी and you will be able to understand it in a better way. याद रखिए कि Tn is 2Tn minus 2 plus C. Tn minus 2 is 2Tn minus 4 plus C. इस तरह से, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2.
Okay, guys. So Tn, you will put it like this: 2Tn minus 4 plus C. So it's 2 square, and here you write 2n minus 2 into n, 2 into 2, because you can write 4 as 2 into 2. And then 2Tn minus 4 is 2 into Tn minus 6 plus C, and you can write it as 2. You will put the value of 2Tn minus 4 in this equation, and this equation 3, this equation 6 becomes 2 square 2 into Tn minus 6 plus C, which is 2 cube Tn minus 2 into 3 plus C plus C plus C. And you keep on solving it, you ultimately get 2Tn minus 2n by 2, which is T0. So if it is 3, it was 2 power 3, and there were 3 C's. It was 2, it was 2 power 2, 2 C's. Now it is n by 2, so it is 2 power n by 2. So we got n by 2 C's. 2 raised to power n by 2 plus C n by 2 is, what is the omega? 2 raised to power. So this is the bigger term, so it will be 2 raised to power n by 2, and 2 raised to power n by 2 is actually omega of 2 raised to power n. So as omega is 2 raised to power n and big O is 2 raised to power n, so theta is 2 raised to power n. So the answer is 2 raised to power n. So let's move forward, but this is exponential. Anything power n is exponential. So if the value of n is, let's say 30, यानी फिबोनाची नंबर 30th फिबोनाची नंबर अगर आपको निकालना पड़े तो आप कितनी देर में निकाल लेंगे? few minutes. ठीक है ना? थर्ड नंबर फिबोनाची निकालना हो तो आपने क्या किया? 0 + 1 1. सातवां 7th नंबर निकालना हो क्या करेंगे? 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3, 3 + 2 is 5, 5 + 3 is 8. 38 फिबोनाची नंबर निकालने में आपको 1-2 मिनट लगेंगे. ऐसे ही है ना? सिंपल ऐड ही करना है ना. और अगर आप ये कोड, ये वाला कोड जो मैंने लिखा है, ये कोड जो हमने लिखा है रिकर्जन का, जिसकी पावर एक्सपोनेंशियल है, जो पिछले कोड हमने लिखे थे वो एक्सपोनेंशियल पावर के नहीं थे, लेकिन इसकी पावर एक्सपोनेंशियल है. इसमें अगर n की वैल्यू आप 30 दे दें या n की वैल्यू 50 दे दें तो आपका कंप्यूटर कई घंटे तक चलता रहेगा, हॉल्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकेगा. और हो सकता है वो कई साल तक चलता रहे, क्योंकि 10⁻n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम को जब हमने सॉल्व किया था तो हमें अंदाजा हुआ था कि वो 32 बिलियन ईयर्स तक चला था. 10⁻n where n is 30. तो अगर 2⁻n है where n is 30, तो आप अज्यूम कर सकते हैं इट्स अ ह्यूज नंबर. और ये चलेगा तो ये आपके कई दिन तक चलता रहेगा. आप अपने कंप्यूटर पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते. ये एल्गोरिथम लिखें, n की वैल्यू 2 लिखें, 10 लिखें, वैल्यू जवाब आ जाएगा. n की वैल्यू थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू करेंगे, बल्कि l की वैल्यू 6 7 तक भी चलेगा. 10 से ऊपर थोड़ा सा जाना शुरू करेंगे, आपका कंप्यूटर 4-5 मिनट 6-6 मिनट 10-10 मिनट लेना शुरू करेगा. n की वैल्यू 15 पे आएंगे, आपका कंप्यूटर घंटे 2-2 घंटे चलेगा. n की वैल्यू 20 पे आएंगे और फिर बढ़ते जाएंगे तो शायद गया कंप्यूटर. That is why exponential algorithms are not solvable by the computers. Exponential बड़ी खतरनाक चीज है. आपको पता है कि कोरोना खतरनाक क्यों है? भाई कोरोना से लोग बच भी जाते हैं, कैंसर से कोई नहीं बचता. ज्यादातर लोग कैंसर से बच जाते हैं, कोरोना से बच जाते हैं. कितने ही बच गए? यानी अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो 1% डेथ रेट है. यानी अगर 100 लोगों को कोरोना होता है तो 1 बंदा या 1.5 बंदा मरता है. इसी तरह इंडिया में भी यही रेट है या उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा. अमेरिका में 3% है या यूरोप में 3% है, क्योंकि वहां पे बूढ़े लोग ज्यादा हैं. ठीक है, या इम्यूनिटी भी कम है वहां पे लोगों की. लेकिन कैंसर जो है वो ज्यादा खतरनाक है. कभी देखा आपने कैंसर स्टमक का हो जाए आपको, अल्लाह रहम करे, या किसी और चीज का हो जाए तो इट्स स्वेयर
तो फिर कोरोना इतना खतरनाक कैसे है, तो बता सकता है? एक्सपोनेंशियली फैलता है कोरोना। खतरनाक सिर्फ इसलिए है कि एक्सपोनेंशियली फैलता है। अगर 10 बंदों को है, अगर वो, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर वो 10 बंदों को है तो 10 हर बंदे अगले 10 को फैला दे। अगर एक बंदे से 10 को फैला, दूसरे बंदे से 10 को फैला, तीसरे से 10 को फैला, 10वें से 10 को फैला, तो कितने हो गए बंदे? 100। अगले ही दिन 100 हो गए, और उससे अगले दिन कितने हो गए? 1000। उससे अगले दिन अगर एक ही बंदा 10 को फैला रहा है तो कितने हो गए? 10,000। उससे अगले दिन कितने हो गए? 1 लाख। अभी कौन सा दिन चल रहा है? दिस इज डे 1, दिस इज डे 2, दिस इज डे 3, दिस इज डे 4, दिस इज डे 5, और डे 6 पर $10 लाख। डे 7 पे 1 करोड़, और डे 8 पर 10 करोड़, और डे 9 पर 1 अरब। डे 9 पे 1 अरब, यानी डे 8 पर पूरा पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान गया, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 10 करोड़, 22 करोड़, आधा पाकिस्तान गया। और डे 9 पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान जैसे 5 मुल्क गए। किस तरह? अगर हर बंदा रोजाना 10 को फैला दे, अगर हर बंदा रोजाना 10 को फैला दे तो क्या होगा? डे 9 पर क्या होगा? तो दिस इज 10 पावर 1, दिस इज 10 पावर, लिखने का मुझे यहाँ पे नहीं है तो मैं इस तरह लिख रहा हूँ, दिस इज 10 पावर 2, ठीक है? दिस इज 10 पावर 3, this is 10 power, this is 10 power 7, this is 10 power 9, this is 10 power 8, 10 power 6, 10 power 5, 10 power 4. So अगर मैं कहूँ कि nth डे है, nth डे, डे n, इसका क्या जवाब होगा? 10 power n. 10 power n is the exponential. 10 power n is the exponential time complexity, exponential way of spreading. तो क्या होगा अगर हर बंदा सिर्फ 10 को फैला दे तो आधा पाकिस्तान 9 दिनों, 8 दिनों में आधा पाकिस्तान और 9 दिनों में पूरा पाकिस्तान गया। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इफेक्ट। इस एक्सपोनेंशियल इफेक्ट को रोकने के लिए लॉकडाउन करते हैं, एक्सपोनेंशियल इफेक्ट क्रिएट ना हो। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, कुछ लोगों को था, अगले लोगों को फैला, अब वो एसिम्प्टोमेटिक है, उनका भी पता नहीं चल रहा है, उनसे और लोगों को फैल गया, ठीक है? उनसे और लोगों को फैला क्योंकि वो भी एसिम्प्टोमेटिक है, पता उनका भी नहीं चल रहा। अगर पता चल जाता कोरोना का तो वो वैसे ही उनको क्वारंटाइन कर देते। अब क्या होता है कि जब कोई एसिम्प्टोमेटिक होता है तो क्या करते हैं? लॉकडाउन कर देते हैं। कितने दिनों का? लेट्स से 10 दिन का। उससे क्या होता है, जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिसके सिम्टम अभी नजर नहीं आ रहे, उसके सिम्टम नजर आना शुरू हो जाते हैं, वो क्वारंटाइन हो गया, अब खोल देते हैं। इससे क्या हो रहा है? लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन से दिस इफेक्ट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, राइट? क्योंकि अगर पता है कि यार फला इसको कोरोना है तो आप इसके साथ बैठेंगे, आप थोड़ा सा इधर बैठेंगे इधर, और कोई बल्कि हो सकता है कि यूनिवर्सिटी कहेगी भाई 2 हफ्ते के लिए आप भी घर जाए, कोई मसला नहीं है, टेंशन मत लो। हमारा खास मुझे हो गया तो क्या होगा कि आप घर बैठे नहीं, थोड़ा रिलैक्स करें। और हर एजुकेशन इदारे की ये पॉलिसी है कि जिस डिपार्टमेंट में होता है उस डिपार्टमेंट को बंद कर देते हैं। हमारी बार पिछले 1.5 साल से यही हो रहा है, जिस डिपार्टमेंट में किसी एक बंदे को हो जाए पूरा डिपार्टमेंट बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उसकी वजह से और लोगों को फैला और वो एसिम्प्टोमेटिक हो।
एक हफ्ता 10 दिन बंद कर देते ताकि अगर किसी और के सिम्टम भी आते तो वो भी घर बैठ जाए, एक्सपोनेंशियल इफेक्ट खत्म करने के लिए। तो एक्सपोनेंशियल इफेक्ट किसी एल्गोरिथम का कंप्यूटेबल नहीं है मशीन से। याद है? सही है। वापस आते हैं, तो अब हम इसका एक्सपोनेंशियल इफेक्ट खत्म करेंगे। वो लोग स्मार्ट लॉकडाउन लगाकर एक्सपोनेंशियल इफेक्ट खत्म करते हैं, और हम कैसे करेंगे? डायनामिक प्रोग्रामिंग करके। हम डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाएंगे ताकि एक्सपोनेंशियल इफेक्ट खत्म किया जा सके। तो एक्सपोनेंशियल डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक बहुत, ये देखें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप रिकर्जन ट्री से निकालना चाहते हैं तो ये देखिए, एक था, ये इसके दो हो गए 2⁻1, ये कितने हो गए? 3 2⁻2, 4 हो तो 2⁻3, n लेवल्स होंगे तो 2⁻n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा 2⁻n। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्जन ट्री से निकालना बहुत आसान है, सिंपल, क्लियर। अब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से इसको करना चाहते हैं, राइट। डायनामिक प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेमोराइजेशन। ये देखिए देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये एक्सपोनेंशियल क्यों हो रहा है? ये फिबोनाची ऑफ n-2 को दोबारा कंप्यूट कर रहा है इधर, हालांकि इधर कंप्यूट हुआ हुआ है। भाई जब इधर कंप्यूट हो गया है, इसको स्टोर कर लो, और जब यहाँ पे जरूरत पड़े तो जो स्टोर किया हुआ है वो उठाकर वैल्यू यूज कर लो। तो ये पूरी की पूरी ब्रांच आपको कंप्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही। ये देखिए फिबोनाची ऑफ n-3, भाई फिबोनाची ऑफ n-3 कंप्यूट करने की क्या जरूरत है जब यहाँ पे कर लिया है? तो अगर एक चीज कंप्यूट हो गई है तो उसको स्टोर कर लो, और फिर जब यहाँ पे दोबारा वही चीज कंप्यूट करनी पड़े तो यहाँ से वैल्यू उठाकर इसमें डाल दो। दिस इज कॉल्ड मेमोराइजेशन। मेमोराइज करने का क्या मतलब है? सफा आप बताएं, मेमोराइज करने का क्या मतलब है? याद कर लेना, मेमोराइज, ठीक है। इसका यहाँ पर मेमोराइज कहते हैं, it's not memorize, it's memoize, it's a different word used for dynamic programming। मतलब वही है कि स्टोर कर लेना कहीं। हम भी ऐसे याद कर लेते हैं किसी चीज को, यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो कि वैल्यू खुद कैलकुलेट की है वो स्टोर कर लो ताकि दोबारा रिकैलकुलेट ना करनी पड़े। इससे इसका इफेक्ट एक्सपोनेंशियल से पोलिनोमियल में आ जाता है। पोलिनोमियल का मतलब है n या n⁻2, n⁻3, these are n⁻4, these are all polynomials। n के ऊपर कांस्टेंट इज पोलिनोमियल, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल n इज अ एक्सपोनेंशियल। तो यहां पर आते हैं, फिबोनाची ऑफ 6 का रिकर्जन ट्री बनाएं अपनी अपनी कॉपी पे। हरी अप गाइस, टाइम बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है, 2 मिनट, हरी अप। आप तमाम लोग W2 की क्लास थर्सडे को 9:30 बजे होती है, उसको अटेंड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मुझे बता दीजिएगा सीआर को या मुझे, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, और अदरवाइज रिकॉर्डिंग आपको ईमेल हो जाती है तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और आप लोग W1 की क्लास, आप लोग W2 की क्लास अटेंड कर सकते हैं, और W2 वाले W1 की क्लास जरूर अटेंड करें। आप अपने लोगों को बता दें या रिकॉर्डिंग सुन लें, एक ही बात है। उससे मैं ज्यादा एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपकी ज्यादा तैयारी हो जाएगी। फिबोनाची ऑफ 6 का रिकर्जन ट्री बना दें, आपके पास 2 मिनट है। हरी अप गाइस, अगर बना लिया तो हाथ खड़ा करें फौरन, क्विक।
Good. So this is the recurrent tree of Fibonacci 6. Fibonacci of 5 plus Fibonacci of 4. Fibonacci of 5 is Fibonacci of 4, Fibonacci of 3. Fibonacci of 4 is Fibonacci of 3, Fibonacci of 2. And so on. इसमें आपने नोट किया होगा कि ये Fibonacci of 4 है और यहाँ पर भी वो Fibonacci of 4 कैलकुलेट कर रहा है. ये Fibonacci of 3 है, इधर भी कैलकुलेट हो रहा है, इधर भी कैलकुलेट हो रहा है, इधर भी कैलकुलेट हो रहा है. तो 3 बार Fibonacci of 3 को कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? Fibonacci of 3, Fibonacci of 3, Fibonacci of 3, Fibonacci of 2, Fibonacci of 2, 2, 2, 2. तो बार बार कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? इसकी जगह हम ऐसे भी तो कर सकते थे. Fibonacci of 4 है अगर, तो एक ही बार कैलकुलेट कर लो, और अगर चाहिए Fibonacci of 5 को Fibonacci of 4 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से उठा लो. अगर Fibonacci of 4 कैलकुलेट करने के लिए Fibonacci of 3 चाहिए तो यहाँ से ले लो, बजाय इसके कि इधर आते हैं. Fibonacci of 3 को चाहिए Fibonacci of 2 तो यहाँ से उठा लो. इस तरह से अगर Fibonacci of 6 है तो हमने Fibonacci of 1 एक बार कैलकुलेट किया, Fibonacci of 2 को एक बार कैलकुलेट किया, Fibonacci of 3 को एक बार क्लियर किया, Fibonacci of 4 को एक बार किया, 5 को और 6 को एक बार किया. तो अगर 6 है तो टोटल 6 बार कैलकुलेट हुआ. अगर n होगा तो टोटल n बार कैलकुलेट होगा. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी ट्री को शेप डिफरेंट कर दूं, इसको एक खजूर की तरह लंबे, यू नो, वी हैव सीन द ट्री ऑफ डेट्स, डेट ट्री बिल्कुल सीधा ऊपर जाता है. ऐसे बना देते हैं इसको. ये देखिए, Fibonacci of 6, Fibonacci of 5, Fibonacci of 4, Fibonacci of 3, Fibonacci of 2, Fibonacci of 1. सिर्फ क्या किया है कि इस ट्री में, इसमें जहां पर वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी थी उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं किया. Fibonacci of 6 को Fibonacci of 4 से कैलकुलेट करने की बजाय इसको इधर एरो दे दिया. इसके बजाय इसके इधर बनाते हैं, Fibonacci of 4 इधर बना दिया. Fibonacci of 5 किसको यूज कर रहे हैं? Fibonacci of 3 को, ऑलरेडी इधर है तो Fibonacci of 3 इधर बना दिया. Fibonacci of 4 किससे कैलकुलेट, इसको क्या चाहिए? Fibonacci of 3 और 2 है तो 2 इधर है तो इधर से ले लिया. ठीक है. तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा खजूर की तरह लंबा दरख्त बन जाएगा. इसमें कैलकुलेशन सिर्फ 6 टाइम्स हो रही है. Fibonacci of 6, Fibonacci of 5, Fibonacci of 4, 3, 2, 1. यानी Fibonacci of 1 एक बार कैलकुलेट हुआ, Fibonacci of 2 एक बार कैलकुलेट हुआ, Fibonacci of 3 एक बार हुआ, 4 एक बार हुआ, 5 एक बार, 6 एक बार. Keep it. Only ask me. So इसका जो रिकर्जन ट्री, इसकी जो कोड है वो कैसे लिखेंगे? शिवा आप बताइए इसका विद मेमोराइजेशन का. शिफा, सफा, हाउ टू राइट द कोड? इसके अंदर हम एक 1D अरे ले लेंगे. लेट्स से उसका नाम हम f रख देते हैं, और उसको अगर हम 6 तक कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके 6 खाने होंगे. अगर हम n तक कर रहे हैं तो उसके अंदर उसकी डायमेंशन n होगी, यानी उसके अंदर n लोकेशंस होगी, और हर लोकेशन की वैल्यू -1 होगी. -1 का मतलब है कि हमने अभी उसको कैलकुलेट नहीं किया. तो बिल्कुल कोड वैसे ही होगा जैसे पहले लिखा था, सिर्फ if fn equals -1, अगर fn -1 के बराबर है, यानी अगर Fibonacci of n कैलकुलेट नहीं किया तब इसे कॉल कर लो फंक्शन को. ये वही फंक्शन है जो यहाँ पर राइट पे लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, memfib कर दिया, मेमोराइजेशन ऑफ Fibonacci, memfib. तब कैलकुलेट करो जब इसकी वैल्यू -1 है, यानी उसमें वैल्यू नहीं आई. अगर वैल्यू आ गई है, अगर fn की वैल्यू -1 नहीं थी, इसका मतलब है ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका था, तो वही वैल्यू इसमें डाल के रिटर्न कर दो. यानी अगर कैलकुलेट हो चुका है तो फिर कैलकुलेट मत करो, इधर आ जाओ एल्स में और रिटर्न कर दो. अगर कैलकुलेट नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? -1, तब इसको कॉल करो, एंड दैट्स सिंपल. और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो एक्चुअली
थीटा ऑफ n होगी, क्योंकि यहाँ पर n टाइम्स ये कैलकुलेट होगा fn। fn एक एरे है, 1D एरे है, उसकी लोकेशन n है और वो हमेशा n से ज्यादा बार कैलकुलेट होगा ही नहीं। तो क्योंकि n से ज्यादा बार कैलकुलेट नहीं होगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n होगी। इट्स सो सिंपल। सिंपल क्वेश्चंस? Yes, if we have an exponential time complexity recurrent solution, we try to apply memoization in it and try to convert the exponential time complexity into polynomial time complexity. बहुत सारे recurrence relation ऐसे हैं जिन पर डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्लाई नहीं की जा सकती, तो नहीं की जा सकेगी तो वो एक्सपोनेंशियली रह जाएंगे, अनकम्प्यूटेबल बाय द मशीन्स। बहुत सारे ऐसे रेकरेंस रिलेशन है जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, जैसे हमने पहले किए थे बहुत सारे, उनकी पॉलिनोमियल थी, उन पे डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर उन पे आप डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाते हैं तो इट्स यूजलेस बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी पॉलिनोमियल, तो व्हाई यू वांट टू डू दैट? एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले रेकरेंस एल्गोरिथम्स को कंप्यूट करने के लिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल से पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए हम डायनामिक प्रोग्रामिंग लगाते हैं और बहुत सारे केसेस में लग जाती है। बहुत सारे रेकरेंस रिलेशन ऐसे हैं जिन पे डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, बहुत सारे एल्गोरिथम ऐसे हैं जिस पे डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं लगती, जैसे हैमिल्टोनियन साइकिल है, जैसे n सबसेट प्रॉब्लम है, n सबसेट सम है। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उनको NP प्रॉब्लम्स कहते हैं। NP का क्या मतलब है? नॉन पॉलिनोमियल यानी एक्सपोनेंशियल। P इज पॉलिनोमियल। क्या NP P के बराबर होता है? क्या NP और P बराबर हो सकता है? नो। आपने कह दिया नो, और ऑब्वियसली लगता भी ऐसे ही है, लेकिन इस पर बहुत सालों तक लंबी रिसर्च चलती रही। ये तो पता चल ही रहा था कि NP और P बराबर नहीं है, लेकिन लोगों के पास इसको बराबर ना प्रूफ करने के लिए मैथमेटिशियंस के पास एक प्रूफ नहीं मिल रहा था, बिकॉज एग्जांपल इज नॉट अ प्रूफ। उसको मैथ्स के थ्रू सॉल्व करके NP इज नॉट इक्वल टू P किया जाए, ये मिल ही नहीं रहा था किसी को। और NP इज इक्वल टू, उन्होंने कहा यार अगर ये प्रूफ नहीं हो रहा कि NP P के बराबर नहीं है तो चलो NP इज इक्वल टू P, तो मैथ से प्रूफ कर दो, तो वो भी प्रूफ नहीं हो रहा। NP इज इक्वल टू P वो भी प्रूफ नहीं हो रहा, और NP इज नॉट इक्वल टू P वो भी प्रूफ नहीं हो रहा मैथमेटिकली। ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं ओपन प्रॉब्लम। ओपन प्रॉब्लम पूरी दुनिया में ओपन प्रॉब्लम रही, पूरी दुनिया के मैथमेटिशियंस इसको ट्राई करते रहे, इट वाज नॉट बीन एबल टू सॉल्व। तकरीबन मेरे ख्याल में अराउंड आज से कोई 6-7 साल पहले या 10 साल पहले एक इंडियन ने NP इज नॉट इक्वल टू P को प्रूफ कर दिया। NP P के बराबर नहीं है, उससे पूरा मैथमेटिकल सॉल्यूशन देके इसको प्रूफ कर दिया, एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड। उससे पहले तक ये ओपन प्रॉब्लम थी। तो ओपन प्रॉब्लम क्या होती है? जिसको इक्वल भी प्रूफ ना किया जा सके और जिसको नॉट इक्वल भी प्रूफ ना किया जा सके, इट्स एन ओपन प्रॉब्लम। जी अदनान जफर भट्टी साहब। सर जो असाइनमेंट है उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड मस्ट करना है या दोनों में से एक कर लें? सब लगाना करेंगे। है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना है, रेकरेंस ट्री भी लगाना है, मास्टर थ्योरम भी लगाना है। अल्लाह हाफिज।